साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन जी, जो जाने माने लेखक होने के साथ ही साथ बहुजन विचारक, चिंतक और विश्लेषक भी हैं, तमाम सारी टीवी डिबेट्स में शामिल होते हैं और तार्किक वैज्ञानिक ढंग से अपनी बात को रखते हैं। इसी तरह की एक टीवी डिबेट में जिसमें वो एक पुस्तक का हवाला देते हुए कुछ कह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की भावनाएं इतनी नाजुक हैं कि वो सही बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि नेशनल जनमत के दर्शक ये जाने कि क्या है पूरा प्रकरण और क्यों इसको लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है। देखिए, यूट्यूब चैनल पर मैं एक बहस में था जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के मैंने एक किताब का, जो वेल नोन हिस्टोरियन है पट्टाभी सीतारामैया और कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, उनकी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स का मैंने हवाला दिया कि उसमें एक कहानी आई है कि कैसे ज्ञानवापी मस्जिद बनी और क्यों औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़ा था। वो कहानी कमलेश्वर ने भी अपने बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान में दर्ज की है और कितने पाकिस्तान यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है। तो उसमें जो कहानी जो आती है, जिसे पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि जब 1665-66 के आसपास औरंगज़ेब काशी से गुज़र रहा है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, जिसमें तमाम हिंदू राजा रानियाँ हैं, वहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो हिंदू राजा रानियाँ औरंगज़ेब से कहते हैं कि साहब यहीं पड़ाव डाल दिया जाए, हम लोग गंगा में स्नान करना चाहते हैं, इससे अच्छा क्या अवसर मिलेगा, विश्वनाथ मंदिर में हम लोग पूजा अर्चना करें। तो वो तय होता है और उसके बाद दूसरे दिन जब गंगा स्नान करके तमाम लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं, लौटते हैं, तो शिविर में जब लौट कर के आते हैं तो उस कहानी में आता है कि एक कच्छ की रानी है जो वापस नहीं आती है, गुम हो जाती है। उसके बाद जब उसको तलाश किया गया तो जो मंदिर था, उस मंदिर के नीचे जो तलघर है उसमें वो अस्त व्यस्त हालत में मिलती है। और ये जान कर के औरंगज़ेब ने कि इसके साथ क्या हुआ है, औरंगज़ेब कहता है कि इस तरह के मंदिर को नहीं रहना चाहिए जहाँ ऐसे लोग हैं, तो वो उसको तोड़वा देता है। लेकिन फिर कच्छ की रानी कहती है कि अरे साहब, इसमें मंदिर का और ईश्वर का क्या दोष है, इसमें तो जिसने ये काम किया है वो इसका भागीदार है, इसको दोबारा बनवा दीजिए। औरंगज़ेब ने कहा कि नहीं, इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ एक मस्जिद बनवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कहानी आपने अपनी तरफ से नहीं सुनाई, पट्टाभी सीतारामैया की किताब में ये बात का उल्लेख है। बिल्कुल नहीं, मैंने किताब का नाम दिया है, लेखक का नाम दिया है, लेकिन हुआ ये है कि उस किताब का और लेखक का नाम काट करके आगे का जो हिस्सा है उसे चलाया गया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचारित किया गया। माने हिंसक जिस तरह से भावनाएं लोगों की उद्वेलित किया गया जिस तरह से, तो उसी का परिणाम ये हुआ जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में चीज़ें हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है। तो मैं समझता हूँ उसकी गौरव और उसके लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। जहाँ तक मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझता हूँ, तो अगर आप कहीं का रेफरेंस दे रहे हैं तो अगर गलत लगता है तो कार्रवाई किताब पर या उसको बैन करने की मांग होनी चाहिए थी। आपकी तरफ क्यों ये सारी चीज़ें आई? आपसे क्या तकलीफ है? निश्चित रूप से अब तकलीफ़ जो है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपने ठीक कहा कि ये प्रिंटेड मटेरियल है, किताब है, प्रकाशित है, तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि वो किताब अभी तक बैन क्यों नहीं हुई? क्या उस किताब को पहले नहीं हटा देना चाहिए था? और कमलेश्वर की किताब वो तो यूपीएससी के सिलेबस में है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। उसमें है, इस बात का पूरा जिक्र है। तो ये जो स्थितियां हैं कि क्यों आहत हुई, दरअसल मामला ये है कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में दलित और पिछड़ों की आवाजाही हुई है, खास करके 2005 के बाद ओबीसी के स्टूडेंट्स और अध्यापक निकल कर के आए हैं। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो तमाम शिक्षाविद हैं जिन्होंने विश्वविद्यालयों को लेकर के राइटिंग्स की है, वो ये कहते हैं कि सामाजिक स्ट्रक्चर पूरा बदला है। उस वजह से कि जिन्हें उन संस्थानों पर कब्जा जमाए रखना था, उनकी ये दिक्कत है कि साहब अगर दलित पिछड़ा कोई आ रहा है तो वो सवाल भी पूछता है ना, वो तो ये भी कहेगा कि साहब ज्योतिबा फुले ने ये लिखा है,
बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा है, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं ये हैं। बिल्कुल है। तो अब उन प्रतिज्ञाओं को सुना दिया जाए तो साहब भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन भावनाएं आहत तब नहीं होती जब हाथरस में एक दलित बेटी का बलात्कार होता है। जब एक दलित की मूंछ काट दी जाती है तो भावनाएं आहत नहीं होती। अभी मुजफ्फरनगर में मुनादी पिट रही है कि हमारे खेत में कोई घुस गया तो 50 जूते मारेंगे। हाँ, ये जो मुनादी है ये किस बात का संकेत है? मैं समझता हूँ कि 1940 में बाबा साहब ने बीबीसी को जो कहा था कि इस देश में जो अगर हिंदू राष्ट्र बनता ही है तो सबसे बड़ी आपदा होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये मुनादी को मैं उसी बाबा साहब के चुनौती के उसमें देखता हूँ और मुझे लगता है कि इसीलिए ये जो घटनाएं हो रही हैं मुनादी से लेकर के और दूसरी जगहों पर वो उसी पूरी मानसिकता का जिसका विरोध कर रहे हैं बाबा साहब। एक जिम्मेदार पत्रकार होने की हैसियत से मैं भी इस बात को उठा सकता हूं पूरी तरीके से कि तब हिंदूवादी संगठन कहां चले जाते हैं जब किसी सवर्ण किसी दलित के साथ अत्याचार करें, किसी बैकवर्ड के साथ अत्याचार करें, तब हिंदू हिंदू एक होने की बात नहीं होती है। इस तरह की जब बातें आती हैं जो साइंटिफिक है, किताबों में लिखी हुई हैं, तुरंत भावनाएं आहत हो जाती हैं। कुछ गेम समझ में आता है इसके पीछे। निश्चित रूप से वो एक पॉलिटिकल गेम है और साथ ही साथ वो एक पूरी मानसिकता है कि जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं को गुलाम बना करके रखा जाए, उनके पूरे मानसिक चेतना को ध्वस्त कर दिया जाए। मैं विश्वविद्यालय की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ जिस तरह की चेतना आ रही है अपने अधिकारों को लेकर के जो लोग सचेत हो रहे हैं, अगर हम बगल में कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कोई दलित पिछड़ा आकर के अपनी बात कह रहा है तो ये तकलीफ़ वहाँ से आ रही है और वो उस मानसिकता को, उस आइडियोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसे संविधान ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पूरी विचारधारा में और यहाँ तक कि संविधान सभा में उस पर डिस्कशन हुआ है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो खतरा है कि अब आप कुछ भी बोलेंगे, मैंने कहा ना मैं 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की गिना दूंगा तो भी साहब ये होने लगेगा। उन्हीं लोगों को तकलीफ होगी जो बाबा साहब का अनुयायी खुद को बताते हैं। जी बिल्कुल, वो आजकल उनकी पूजा पाठ करके तो वो दरअसल जो आपने कहा ना कि हिंदूवादी संगठनों को तब क्यों नहीं तकलीफ होती है, उनके लिए हिंदू कौन है? उनके लिए दलित पिछड़ा हिंदू होता है चुनाव के समय, उनके लिए दलित पिछड़ा हिंदू होता है जब उसे कहीं ठेलना होता है, लाठी डंडा लेकर के रैली में जाना होता है और कांवड़ यात्रा में उसको भेजना होता है, तो उस समय वो हिंदू होता है। वो हिंदू उस समय नहीं होता है जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए बात कहे, अपनी नौकरियों के अधिकार की बात करे, वो आरक्षण की बात करे, जब वो निजीकरण का विरोध करे तो वो फिर हिंदू नहीं है। मेरे खिलाफ जो टिप्पणियाँ थीं वो भी यही थी कि आरक्षण से आया है, आरक्षण वाला है, तो इस तरह की। मुझे कभी याद नहीं आता कि माइनॉरिटी का यानी कि मुस्लिम समाज का या सिख समाज का कोई संगठन कभी ओबीसी एससी के आरक्षण को लेकर सड़क पे उतरा हो, मुझे याद नहीं आता। कोई नहीं। जो हिंदूवादी हैं वो जो हम सबको हिंदू बना रहे हैं आरक्षण को लेकर के वही विरोध करते हैं। किसी ईसाई ने नहीं किया, किसी मुस्लिम ने नहीं किया, कि कोई पारसी नहीं करता। तो ये वजह क्या है कि आप हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर हम हैं, आप अगर कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं तो हमारे अधिकारों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये जो असमानता और विषमता है इसको मिटाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप तो नहीं आएंगे ना। आप अगर हम बात करते हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं जो इस देश की भारतीयता है, जो संविधान में है और बाबा साहब का सबसे बड़ा मूल्य जिसकी तरफ बार बार वो इशारा कर रहे हैं, बंधुत्व। हम तो आपको मानते हैं ना कि आप हमारे बंधु हैं, लेकिन आप क्यों नहीं मानना चाहते? चलिए, मैं जज की भूमिका में नहीं आना चाहता। कोर्ट तय करेगी, पुलिस तय करेगी कि आपने जो कहा वो गलत है या सही। लेकिन एक चीज़ जरूर समझना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर मान लीजिए आप गलत भी थे तो देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को घेरना, लिंचिंग करने की कोशिश करना और अगर पुलिस ना आए तो मारपीट पे उतारू हो जाना, ये कौन सा इंसाफ, कौन सा न्याय है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, ये संस्कृति पिछले कई दिनों, महीनों से, कई सालों से चल रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, फिर जेएनयू में क्या हुआ, जामिया में क्या हुआ, या और दूसरे विश्वविद्यालय हैं उनमें क्या हुआ। अब ये संस्कृति यहाँ तक आ गई है। इससे लखनऊ कम से कम अछूता था। प्रोटेस्ट करने का राइट है निश्चित रूप से, बिल्कुल है। और आपको बेशक करना चाहिए था। मेरी किसी वजह से अगर आपको दिक्कत है, आहत हुए हैं, मैंने तो बच्चों के बीच में जाकर के कहा भी कि आपको अगर कोई दिक्कत है आप हमसे संवाद करिए, मैं आपको न्योता देता हूं और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके तर्कों से पराजित हो जाऊंगा, क्योंकि एक अध्यापक की इससे बड़ी खुशनसीबी हो नहीं। तर्क का मामला है ही नहीं वहाँ तो। लेकिन
मसला ये है कि एक तो वीडियो आपने जो मेरा काट करके डाला, मैंने कहा कि आप इसको पूरा देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने किसी किताब का हवाला दिया है। दूसरा ये है कि प्रोटेस्ट करते हुए आप जिस तरह से नारेबाज़ी कर रहे हैं, जिस तरह से हिंसा पर उतारू दिख रहे हैं, वो कहाँ से न्याय सम्मत है? तो ये तो आप किसी का मुँह ही नहीं बंद करना चाहते, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस हिसाब से तो आप किसी की उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये जो स्थितियाँ हैं, वो बड़ी भयावह हैं इस देश में। आरक्षण और जाति पर भी सवाल उठाए गए। निश्चित रूप से। अब ट्विटर हैंडल पर जाकर के देख लें, आप सोशल मी और जो प्लेटफ़ॉर्म है उन पे देख लें, वहाँ पे जिस तरह की बयानबाज़ी हो रही थी उस समय आप देख लें। जांच तो दोनों पहलू से होनी चाहिए। आपके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर ली गई। जी। इनके खिलाफ कब होगी, इन गुंडों के खिलाफ? अभी मैंने भी उसी दिन तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक मेरे तहरीर पर एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि मेरे खिलाफ उसी दिन एफ़आईआर हो चुकी थी। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि इसमें न्याय हो और ये कोई एक तरफ़ा कार्रवाई ना हो। मेरी भी एफ़आईआर दर्ज हो, उसके बाद जाँच हो चीज़ें, और इसके लिए हम सब तैयार हैं, कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उस दिन भी जब मैंने बच्चों के सामने बात कही कि फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि मैं कहा कि मामले को ख़त्म करना है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। उसके पहले मैंने प्रॉक्टर साहब को वीडियो भेज करके कहा था कि आप बच्चों को दिखा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बावजूद इसके ये सब इसका मतलब है कि कोई साजिश थी कि आपको ऐसे करना ही था। अच्छा, इस पूरी बातचीत में एक सकारात्मक पहलू है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर में लोग इस बात को लेकर लिख रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तमाम सारे मीडिया हाउसेस अपने आप इस बात को कवर कर रहे हैं। तो ये सकारात्मक पहलू है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आस्था और तर्क में कितना अंतर है। निश्चित रूप से, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल जो बहुत तेज़ी से जिस पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है कि आप कैंपस में बोलेंगे तो आपको ऐसे बंद करा दिया जाएगा, आप किसी और संस्थान में हैं तो दूसरे ढंग से आपको चुप करा दिया जाएगा। तो ये सवाल जो है अब बहुत ज़्यादा मौजू हो गया है, और इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम संगठनों का, लोगों का, और जो लोग भी कम से कम इस मुद्दे पर समर्थन में खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मसला है, और अगर इसके समर्थन में हम लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जिसे हम भारत कहते हैं, जिस तरह का हमने सपना देखा था बाबा साहब ने, वो उस सपने को हम लोग साकार कर पाएंगे, क्योंकि भारतीयता जो है वो हमेशा से संवाद की परंपरा रही है। वो बात अलग है कि इतिहास में बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहीं पर सांख्य दर्शन भी है, यहीं पर चारवाक भी है, वैष्णव भी है, शाक्त भी है, शैव भी है, और आगे चल करके कबीर साहब भी हैं। अब मैं अगर कबीर साहब का दोहा, अब मैं तो पढ़ाऊँगा ही, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं कबीर को पढ़ाने से इनकार कर दूँ कि भावनाएँ आहत हो जाएँगी। मैं अगर दोहा पढ़ाऊँ कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खदाए। तो अब पूरा मुस्लिम समुदाय कहे मेरी भावनाएँ आहत हुई हैं, तो फिर मेरा क्या होगा? हिंदी के विद्यार्थियों का क्या होगा? अगर कबीर कह रहे हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, ता तेजा चाकी भली पीछ खाए संसार, तो मैंने क्या मूर्ति पूजा पर सवाल उठा दिया? कबीर साहब जो उठा रहे हैं, तो क्या ये गुनाह हो गया? तो अब यहाँ भी धार्मिक भावनाएँ सो कॉल्ड आपकी आहत हो जाएँगी। तो मुझे लगता है कि डिस्कोर्स को नहीं पसंद करते। एक अंतिम सवाल, क्या चाहते हैं सरकार से और उत्तर प्रदेश पुलिस से, और ख़ास तौर से लखनऊ पुलिस कमिश्नर से क्या चाहते हैं आप? कमिश्नर साहब से मैं मिला भी था, और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरी एफ़आईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने मुझे उस दिन आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है। मैं उनसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी एफ़आईआर दर्ज कराई जाए, उसके बाद जांच कराई जाए, और जो सोशल मीडिया पर वीडियो उपलब्ध हैं कि जिस तरह से हिंसा करने की कोशिश की गई, जो गालियाँ दी गईं, जो गोली मारो साले को, इस तरह की नारेबाज़ी हुई है, उनके खिलाफ़ तत्काल कार्रवाई की जाए। और जिस तरह की चीज़ें हो रही थीं, उससे तो मेरी जान को भी खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है, तो वो भी आश्वस्त किया जाए। और दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले को इस मसले पे जो भी चीज़ें हुई हैं, उस पे न्याय करने की कृपा करें। जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमाएं बताते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। प्रोटेस्ट करने में किसी शिक्षक को आप विश्वविद्यालय के अंदर गोली मारो सालों को जैसे नारों से उनके आरक्षण पर, उनकी जाति पर सवाल नहीं उठा सकते। निश्चित तौर पर इन पहलुओं पर भी जांच होनी चाहिए। वो तथाकथित हिंदूवादी संगठनों से मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने जो भी बातें कही हैं, इन सारी बातों को आप झुटला दीजिए। आप ये साबित कर दीजिए कि आपकी नज़र में
हिंदू हिंदू एक है ये साबित तब कर पाएंगे जब मुनादी पीटने वाली घटना पर आपके तथाकथित हिंदूवादी संगठन पहुंचेंगे। हाथरस की घटना पर, किसी दलित के साथ अन्याय होने पर, घोड़े पे न बैठने देने की घटना पर, मूछें कटवा देने की घटना पर अगर आरएसएस या तमाम ऐसे हिंदूवादी संगठन पहुंचने लगेंगे तो निश्चित तौर पर इन जैसे लोगों की बातें झूठी साबित हो जाएंगी। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, अभी ये बातें सही इसलिए प्रतीत हो रही हैं क्योंकि हिंदूवादी संगठन केवल वहां होते हैं जहां पर एक धर्म विशेष को टारगेट करने का मौका मिलता है या आपकी बेहद नाजुक भावनाएं पता नहीं किन किन बातों से आहत होने लगती हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।